हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो हम लोग जो है कि कुछ बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में जो है कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कि हम लोग प्रत्येक दिन देखते हैं। इसलिए आप प्रत्येक दिन जो है कि सीखो दिमाग से यूट्यूब चैनल को देखकर जो है कि आप अधिक से अधिक जो है कि लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल पे जो है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जो है कि क्वेश्चन बतलाया जाता है। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी यूपीएससी में पूछा हुआ कौन सा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है कहता है कि पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं, तो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले पौधा को किस नाम से जाना जाता है। यह बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले पौधा को किस नाम से जाना जाता है। तो उस पौधा को हाइलोफाइट्स, पहला नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाला पौधा को हाइलोफाइट्स कहा जाता है। हाइलोफाइट्स कहा जाता है। तो ये 2011 में जो है कि बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी 2011 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जल में उगने वाले पौधा को किस नाम से जाना जाता है। तो जल में उगने वाले पौधा को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जल में उगने वाला पौधा को जलीय पौधा हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को, ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3, रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जेरोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को जेरोफाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा को जेरोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को किस नाम से जानते हैं। तो जेरोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है।
और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो बीपीएससी 2013 में जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं के अध्ययन को 5 नंबर, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक बतलाए थे? तो उनका नाम क्या था? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु के बारे में सबसे पहले जो है कि बतलाए थे। जीवाणु के बारे में सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक बताए थे? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु के बारे में सबसे पहले बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? क्वेश्चन नंबर 7, जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? तो ये आनुवंशिकता का अध्ययन होता है। आनुवंशिकता का अध्ययन होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। 8 नंबर, मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक, आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस का रहने वाले, मेंडल रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे। अब ये मेंडल जो है क्या आनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे, और मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है कि किस जनन पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस जनन के किस सिद्धांत पर आधारित है? मेंडल का 9 नंबर, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो है कि मेंडल ने मटर के पौधा का उपयोग किए थे, और उस प्रक्रिया जिसको हम लोग परागन, पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पोलिनेशन जो है यह लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एम्ब्रियो किस में मिलता है? एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन, एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो एम्ब्रियो बीज में मिलता है। और यह जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कब पूछा हुआ है? तो बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ। बीपीएससी 2017 में, बीपीएससी 2017 में जो है कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो किस में पाया जाता है। इसको हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं। किस में मिलता है? तो यह बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण होता है। बीपीएससी 2011 प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक, क्या बोलते हैं? हरित लवक बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक बोलते हैं। और इसका हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल का, हरित लवक का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल को जो है कि कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और पौधा का जो पत्ती होता है, उस पत्ती को पौधा का रसोई घर। तो क्लोरोफिल को पर्णहरित क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और पत्ती को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। तो पौधा का रसोई घर कौन सा होता है? पत्ती होता है। और कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो पर्णहरित को कहते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यदि कहा जाए कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पर्णहरित को कहते हैं। यदि कहा जाए कि पौधा का रसोई घर किसको कहते हैं, तो पत्ती को कहते हैं। अब ये 12, अगला पॉइंट 12 नंबर हम लोग वन लाइन क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन यदि 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देने में समय जो है कि ज्यादा होगा, तो हम लोग समय को बचत करते हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए इसको वन लाइन के रूप में, वन लाइनर के रूप में जो है कि इसको बतलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्वेश्चन क्या कहता है? 12 क्वेश्चन जो है कि लैंगिक जनन आनुवंशिक विचरण होता है। लैंगिक जनन आनुवंशिक विचरण होता है। लैंगिक जनन
लैंगिक जनन, आनुवंशिक विचरण, आनुवंशिक विचरण, विचरण होता है, विचरण होता है। तो लैंगिक जनन, आनुवंशिक विचरण होता है। तो इसका जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, तो जीन के सम्मिश्रण से, जीन के सम्मिश्रण से बी क्रोमोसोम में बदलाव से और सी ऑप्शन, क्रोमोसोम बी जो हो गया क्रोमोसोम में बदलाव से, और सी ऑप्शन है जीन के मिश्रण से, और ये सभी जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से और क्रोमोसोम से। तो ये दोनों से किससे होता है? तो दोनों से होता है, दोनों से होता है। जिसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। यानी लैंगिक जनन आनुवंशिक विचरण होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, ये दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी वन लाइनर का 13वां पॉइंट, वन लाइनर का 13वां पॉइंट। तो 13 पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट 13वां पॉइंट में कहता है कि एड्स विषाणु का दवा, एड्स विषाणु का दवा, AIDS, एड्स विषाणु का दवा। एड्स विषाणु का जो दवा होता है उस दवा का नाम क्या है? एड्स विषाणु का दवा जो है उस दवा का नाम क्या है? तो जीडोबुडिन क्या नाम है? तो जीडोबुडिन एड्स विषाणु का दवा जीडोबुडिन। और एड्स जो है कि विषाणु के कारण, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी होता है। और यह बीमारी HIV वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। और इस बीमारी में जो है कि इम्यून सिस्टम जो आता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। एड्स बीमारी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पॉइंट नंबर 14, तो 14 पॉइंट क्या कहता है? हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी तो विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। और इस बीमारी में जो लीवर होता है, लीवर बीमारी में लीवर प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। और इस बीमारी में जो है कि लीवर प्रभावित होता है। लीवर जो होता है
वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। लीवर क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर, यकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। इसका भार लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। 1.5 किलो से 2 किलो होता है। लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, बहिस्रावी ग्रंथि। लीवर बहिस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर बहिस्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। पित्त पित्ताशय में संचित रहता है। पित्त पित्ताशय में संचित रहता है। पित्ताशय में संचित रहता है। तो पित्त कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत, लीवर में होता है। लीवर क्या होता है? तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपाटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हेपाटोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को हेपाटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हेपाटोलॉजी कहा जाता है। और जो व्यक्ति लीवर के बारे में अध्ययन करता है उसे हेपाटोलॉजिस्ट, उसे क्या कहते हैं? तो हेपाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसे हेपाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसे हेपाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। हेपाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण, यूरिया का मोलेकुलर फार्मूला NH2CO NH2 होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ हो गया? लीवर में होता है। बाइल के द्वारा पायसीकरण, वसा का पायसीकरण होता है। अगला पॉइंट, पित्त के द्वारा वसा का पायसीकरण होता है। पित्त के द्वारा वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता। बहुत बार पूछा गया है कि पित्त के द्वारा वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? तो वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ने की क्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं। वसा का पायसीकरण क्या हो गया? तो वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ने की क्रिया जो होती है, उस क्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग 20 पॉइंट लगभग आज देखे हैं, और प्रत्येक दिन जो है कि बायोलॉजी से 20 पॉइंट जो हुआ, वन लाइनर जो पूछा हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट को जो है कि आपको लिखाया जाएगा। तो बायोलॉजी प्रत्येक दिन, फिजिक्स भी प्रत्येक दिन फिजिक्स का क्वेश्चन, प्रत्येक दिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और प्रत्येक दिन जो है तीनों सब्जेक्ट प्रत्येक दिन जो है कि आपको बतलाया जाएगा सीखो दिमाग से चैनल पर। इसलिए इस चैनल का उपयोग करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से जो है कि अधिक से अधिक जो है कि लाभ उठाएं और लाभ उठाने का प्रयास करें, और अपने दोस्तों को भी जो है कि बतलाएं, जोड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है कि इससे लाभ उठाएं। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो होने वाला है लगभग मार्च में आ गया है, और मार्च तक जो है कि हम लोग बहुत सारा पॉइंट जो है कि हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, तो बहुत सारा पॉइंट जो है कि हम लोग के दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो है कि प्रत्येक दिन इस चैनल को ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान पूर्वक जो है कि सीखें। ओके, बाय।